हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलर्स कमीशन। तो जो सेटलर्स कमीशन है वो क्या है और उसके गोल्स क्या थे, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सेटलर्स कमीशन है ये एक तरह का एजुकेशन कमीशन है। इसको सेटअप किया गया था 1917 में बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसको सेटअप किया गया था टू इंस्पेक्ट इश्यूज फेस्ड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे माइकल अर्नस्ट सैडलर। इनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम रखा गया था। ओके, तो ये जो हमारा कमीशन था, सैडलर्स कमीशन था, उसका जो मेन मोटिव था वो इंस्पेक्ट करना था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी इश्यूज थे उनको इंस्पेक्ट करना था। लेकिन फिर ऐसा देखा गया कि और भी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आ रही थी। ठीक है, तो क्या किया गया कि ये जो रिकमेंडेशंस दी गई बाई सैडलर कमीशन उनको अप्लाई कर दिया गया और जो सारी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया की उनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया गया। तो अब हम देखेंगे जो सैडलर्स कमीशन है हमारा, उसके गोल्स और फाइंडिंग्स क्या क्या थी। यहाँ देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा गोल्स और फाइंडिंग है, इसको देखेंगे। मेनली अपॉइंट टू रिड्यूस द लोड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसको मेनली अपॉइंट किया गया था टू रिड्यूस द लोड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो भी लोड है उसको थोड़ा कम करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। नीड नॉट ओनली फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इस कमीशन ने देखा क्या कि ये जो हमारा जो सिस्टम है उसके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ उसको ही बेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इंक्रीज़ करना चाहिए नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़। मतलब इंडिया में जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है उनके नंबर को चेंज करके इंक्रीज़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ हमें बढ़ानी चाहिए। ऐसे इन्होंने देखा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा टीचर्स ट्रेनिंग वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस। उस टाइम पर टीचर्स की जो ट्रेनिंग थी उनको भी कोई इम्पोर्टेंट दी नहीं जाती थी उतनी। तो ये भी इन्होंने फाइंड किया कि ये खामियां हैं हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इंस्पेक्ट की। फिर टीचिंग मेथड एंड एजुकेशन वेयर ट्रेडिशनल एंड नीड टू बी मॉडर्नाइज्ड। इन चीज़ों को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी कि टीचिंग जो हमारा मेथड है उसको ट्रेडिशनल से थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए। फिर ये चाह रहे थे, इनका जो गोल था वो था वुमेन पॉपुलेशन एंड लिटरेट पॉपुलेशन। ये चाह रहे थे कि हमारी जो विमेंस की पॉपुलेशन है उसको वो लिटरेट पॉपुलेशन बनाए, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन बनाए। तो ये सारे इनके फाइंडिंग्स इन्होंने ढूंढे, खामियां ढूंढी, और इनके कुछ गोल्स थे वो हमने यहाँ पर सारे देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। इनकी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो थी एडुकेट ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए एडुकेट ट्रेनिंग की, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। जब वो खुद अच्छे से ट्रेन होंगे तभी वो अच्छे से टीच कर पाएंगे। तो ये एक इनकी रिकमेंडेशन थी कि एडुकेट ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। अगला पॉइंट, मोर इंकरेजमेंट वॉज गिवन टू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स। मतलब जो इंकरेजमेंट दी जानी चाहिए ऑटोनॉमस। हमारे पास दो तरह के कॉलेजेस होते हैं, जैसा एक ऑटोनॉमस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं, उसके अंदर किसी दूसरी पावर का जो है रूल चलता है। ठीक है, लेकिन ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें वो जो इंस्टीट्यूट है वो ही वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें बनाएगा। और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं वो एक सोर्स है, जैसे एक यूनिवर्सिटी है उसने बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा
जो कॉलेजेस वहाँ से एफिलिएटेड होंगे एक यूनिवर्सिटी से, तो वो सारे उसका ही रूल मानेंगे, उनका अपना कोई रूल नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी कहेगी वही वो सारे कॉलेजेस को मानना होगा। उनका जो पेपर्स होगा, मतलब एग्ज़ाम पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो सारे सेम होंगे। जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो सारे भी सेम होंगे। लेकिन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी अपना ही कुछ अलग मतलब रूल बना सकती हैं, और कोई बाहर की एनर्जी, कोई बाहर की पावर उस पर इंटरप्ट नहीं कर सकती हैं। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस का ये मतलब हुआ। तो मोर इंकरेजमेंट वॉज गिवन टू ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे एजुकेशन। पहले क्या था, सेल्डर्स कमीशन आने से पहले जो एजुकेशन थी वो ऐसी थी। पहले स्कूल एजुकेशन थी क्लास 10 तक की, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से यूनिवर्सिटी एजुकेशन दी जाने लगती थी स्टूडेंट्स को। फिर आफ्टर द सेल्डर्स कमीशन क्या हुआ कि एजुकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला स्कूल एजुकेशन, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज क्लास 11th और 12th जिसे कहेंगे, और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जाती है। और इससे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे थे, मतलब जो मास था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे यहीं पर रुक जाते थे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस में ही रुक जाते थे, यहाँ तक ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे, वो यहाँ नहीं जाते थे। और जो स्कॉलर्स कुछ होते थे वो ही यहाँ पर ज़्यादातर जाते थे। तो इससे जो यूनिवर्सिटी का जो भार था वो कम हो गया, लोड जो था यूनिवर्सिटी का वो कम हो गया। तो इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ था, और यही जो सिस्टम है आज भी हमारे यहाँ यही चलता है। और एक और रिकमेंडेशन क्या थी यूनिवर्सिटी हमारे सेल्डर कमीशन की, वो थी ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स। ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स को अलग अलग कर दिया गया। ऑनर्स कोर्स मतलब फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, उनके लिए ये कोर्सेज होते थे। और पास कोर्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स, जो आगे इतना इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ाई में, उनके लिए। और ये लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है अ सेपरेट रेसिडेंशियल टीचिंग कॉलेज एट ढाका शुड बी एस्टेब्लिश। इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी कि ढाका में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जिससे कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो लोड है वो कम हो सके। और ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।